रामधीन अपने मुनीम लच्छू राम को एक भाभी से कर्ज का तगादा करते देखा तो रामधीन ने मुनीम लच्छू राम को भेज दिया और भाभी से कर्ज वसूल लिया। रामधीन गांव घूमकर अपने हवेली के तरफ लौट रहा था। तभी हवेली के पीछे वाली कोठरी में से कुछ आवाज़ सुनाई दी मुझे। मैं उधर जाने लगा, देखने की क्या बात है। उधर किसी की धोती कोने में हिलती हुई दिखाई दी। मैंने वहां जाकर देखा तो लच्छू राम गांव की उसी बुढ़िया की बहू को बाहों में लेने की जबरदस्ती कोशिश कर रहा था, जिसका कर्जा बाकी था, पर वह उसे पीछे ढकेल रही थी। तभी मैं वहां पहुंच गया और लच्छू राम का गिरेबान पकड़कर बोला, ये क्या कर रहा है? लच्छू राम घबरा गया और बोला, कुछ नहीं मालिक, ये कर्जा नहीं दे रही थी, मैं इससे कर्जा वसूल कर रहा था। रामधीन जोर से बरसते हुए बोला, तुम क्या वसूल कर रहे थे? वह हमने देखा, अब तुम्हारी नौकरी गई, चले जाओ यहाँ से। लच्छू राम रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। वह बोला, मालिक मुझे क्षमा कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। रामधीन और जोर से चिल्लाया, चले जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये कहते हुए रामधीन उसका गला दबोच लिया। लच्छू राम डर गया और वहाँ से निकल गया। अब रामधीन उस औरत से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, जी मैं कजरी हूँ। रामधीन बोला, कितना कर्जा बाकी है तुम्हारा? कजरी बोली, मालिक 3,000 बाकी है। रामधीन बोला, पति क्या करता है? कजरी बोली, मालिक आपके पास ही खेत में काम करता है। मैं बोला, तेरा पति महीने का क्या कमाता है? कजरी बोली, मालिक 400 रुपया, उसमें से बनिया का कर्जा है। आपका कर्जा है? मैंने पूछा, साहूकार का कितना कर्जा है? कजरी बोली, मालिक अभी 500 रुपये देने बाकी है। रामधीन बोला, घर में कौन कौन है? कजरी बोली, मालिक मैं, मेरी सास और मेरे पति। मैं बोला, बाल बच्चा? कजरी बोली, जी अभी नहीं हुआ। मैं बोला, कितने साल हुए हैं शादी को? कजरी बोली, जी 2 साल। मैंने कहा, बच्चा क्यों नहीं हुआ? अब कजरी चुप रही। मैंने उसको गौर से देखा, एकदम रसीली मगर गरीबी की धूल से थोड़ी सूखी हुई आम लग रही थी। मैं बोला, चल अंदर आ जा। वह मेरे पीछे चलने लगी। मैं कोठरी में जाकर खटिया पर बैठ गया। मैंने उससे कहा, दरवाज़ा बंद करके आ जा। वह डरती हुई गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर डरती हुई वहीं खड़ी हो गई। मैंने कहा, यहाँ आओ, तो वह डरती हुई आगे आई। फिर मैं बोला, और करीब आ, तो वह बहुत डर गई पर आगे आ गई। अब वह बिल्कुल मेरे सामने थी। मैं उससे पूछने लगा, कैसे चुकाओगी कर्जा? वह गर्दन नीचे किए खड़ी रही। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। वह कटी हुई डाल की तरह मेरी बाहों में गिरने को हुई, तो मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह डर गई और मेरे बाजुओं में से छूटने का प्रयास करने लगी। तभी उसका पल्लू नीचे गिर गया। अब वह घाघरा चोली में रह गई। वह शर्म के मारे दोनों हाथों से अपने सीने को ढकने लगी। मैंने फिर से उसे अपनी ओर खींचा। वह अपने दोनों हाथों से अपने सीने को ढकने का प्रयास करती रही, साथ ही विनती करने लगी, मालिक क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कर्जा चुकता करने का तरीका बता रहा हूँ तुझे। तेरा पति कुछ नहीं कर पाएगा, मैं तुझ पर दया कर रहा हूँ पगली। ये कहकर मैंने उसे और नज़दीक खींच लिया। फिर मैंने उसके दोनों हाथ पीछे ले गया और अपने एक हाथ से
उसके दोनों हाथ पीछे पकड़ कर रखे थे। अब मेरा दूसरा हाथ खाली हो चुका था, तो मैंने उसे खटिया पर लिटा दिया। बस थोड़ी सी मेहनत और करनी रह गई थी। कुछ 30 मिनट तक मैंने उसके साथ ये खेल खेला। उसके बाद मैं उठ खड़ा हुआ और वह शर्माने लगी और उसने अपना मुंह ढक लिया। अब वह खटिया पर थी। मैंने उसे वहीं छोड़कर पीछे बने गुसलखाने में चला गया। उधर बाल्टी में रखे पानी से खुद को साफ करके वापस आ गया तो मैं अभी देख रहा हूँ कि वह उसी तरह लेटी थी। पेट पकड़ रखा था, उससे दर्द सहा नहीं जा रहा था। तब मैंने उसे सहारा देकर उठाया और उसे गुसलखाने के पास उसे छोड़ आया। करीब 10 मिनट बाद वह बाहर निकली। शायद उसे चलने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। फिर मैंने उसे पास बिठाया, उसके गाल को चूमकर कहा, आज लगता है कि तुम अपनी कर्जा माफ़ करवा के ही रहोगी। फिर कजरी बहुत खुश हो गई। अब कजरी अपने दर्द को भूल गई। फिर जब मैं उसको चूमा तो वो मुस्कुरा देती है, लेकिन वह बड़ी असमंजस में थी कि अभी तो मालिक ने प्यार किया है, अब फिर से प्यार करेंगे तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। अभी हमसे चला नहीं जा रहा है, अगर दोबारा प्यार करेंगे तो मैं अपने पति से क्या कहूँगी। लेकिन अब मैं मालिक को प्यार करने से रोक भी नहीं सकती, क्योंकि मालिक ने कहा है कि कर्जा माफ़ कर देंगे। तभी रामधीन ने कजरी को कसकर गले लगाकर उठा लिया। उस समय कजरी की आंखें बड़ी हो गई, सांसें रुक सी गई थी और आवाज़ निकलनी बंद हो गई, क्योंकि उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तब मैंने उसे खटिये पर बिठाया। फिर मैं कजरी से प्यार करने के बाद उसे गुसलखाने में ले जाकर छोड़ा। फिर उसे अंदर लाकर खटिया पर बैठा दिया। तब मैं बाहर आकर धन्नो को आवाज़ लगाई। धन्नो जैसे मेरी आवाज़ के ही इंतज़ार में थी, सो दौड़ कर आई। मैंने उसे मसाला दूध लाने को कहा। वह गई और मसाला दूध ले आई। मैंने उसे अंदर आने का इशारा किया। धन्नो अंदर आते ही सारा मामला समझ गई। कजरी धन्नो दोनों एक ही बस्ती में रहती थी और एक दूसरे को पहचानती थी। जब धन्नो अंदर आई तब तक कजरी ने कपड़े पहन लिए थे। मैं भी अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गया। धन्नो आते ही बोली, अरे कजरी भाभी, आप यहाँ? कजरी धन्नो की तरफ देखी तो कजरी लज्जित हो रही थी, पर मैं मामला संभाल लिया। तुरंत मैं बोला, ये दूध कजरी को दे दो, उसे तकलीफ हो रही है जैसे तुम्हें हो गई थी। अब सारी बात कजरी को समझ में आ गई। अब थोड़ी राहत भी मिली कजरी को। फिर दोनों एक दूसरे के गले मिली। फिर कजरी ने दूध पिया, उसे थोड़ा सुकून मिला। फिर मैं धन्नो को जाने को कहा। तब मैं कजरी से बोला, तेरा सारा कर्जा मैंने माफ़ कर दिया, पर अगर तू पेट से हुई तो साहूकार का भी कर्जा मैं माफ़ करवा दूँगा। लेकिन ये खबर तुझे मुझे देनी होगी कि मालिक, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कजरी खुश हो गई और लंगड़ाती हुई जाने लगी, पर जाते जाते मेरे पैर पड़ने लगी और बोली, मालिक, आपने मुझे कर्जा से मुक्त कर दिया है। आप जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी। मैं बोला, ठीक है, बुला लूँगा, अब तुम जाओ। वह लंगड़ाती हुई चली गई। दोस्तों, आपको यह गांव की कहानी कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।